हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रैक पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम मौर्य वंश से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा। नंद वंश को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने और इन्हें पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से 323 ईसा पूर्व में घनानंद को युद्ध में हराया था। इसके बाद 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। मौर्य वंश में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो देखिए इनमें से कौन सी मुद्रा प्रचलित थी मौर्य साम्राज्य में? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा पर्ण। पर्ण जो मुद्रा थी ये प्रचलित थी मौर्य साम्राज्य में। मौर्य साम्राज्य की शाही मुद्रा पर्ण थी। ये चांदी से बना सिक्का था और 3/4 तोले के बराबर होता था। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो देखिए कौन था मुद्रा राक्षस का लेखक? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है मुद्रा राक्षस। देखिए संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। ये नाटक 4वीं शताब्दी में लिखा गया था। इस नाटक में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच के संबंधों और चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण मिलता है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार जीता था। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो देखिए किसके द्वारा की गई है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, अशोक के द्वारा सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की गई थी। देखिए अशोक का धर्म सदाचार का धर्म था। ये एक ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था और जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो देखिए कौन से शहर में नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में अशोक का कोई शिलालेख नहीं है। अशोक के 14 प्रमुख शिलालेख हैं। गुजरात के जूनागढ़ जिले में गिरनार पर्वत की पहाड़ियों के रास्ते अशोक के करीब 14 शिलालेख हैं। पाटलिपुत्र में अशोक का शिलालेख नहीं है। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। देखिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना निकोलो मैकियावेली के द प्रिंस से की थी। कौटिल्य को भारतीय मैकियावेली भी कहा जाता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र और संस्कृत में राजनीति पर एक पुस्तक लिखी थी। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, अशोक ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। राजा अशोक ने मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठने के लिए अपने कई सौतेले भाइयों की हत्या की थी। सुसीम जो बिंदुसार का पुत्र था उसकी हत्या करके अशोक सिंहासन पर बैठे थे। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, अर्धमागधी भाषा का प्रयोग किया गया जो अशोक के अभिलेख हैं उसमें। देखिए सम्राट अशोक ने सभी अभिलेखों में अर्धमागधी प्राकृत का प्रयोग किया था। अशोक ने अपने अभिलेखों को ब्राह्मी लिपि में लिखा था। अशोक के अभिलेख भारत, पाकिस्तान और नेपाल में मौर्य युगों के स्तंभ, शिलाखंडों और गुफाओं की दीवारों पर लिखे गए हैं।
बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, तक्षशिला भेजा था बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को। देखिए बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अपने बेटे अशोक को तक्षशिला भेजा था। तक्षशिला सिंध प्रांत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो देखिए वो कौन था? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। देखिए प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। उन्होंने अपने गुरु जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो देखिए कौन सा केंद्र था? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। देखिए मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। ये वर्तमान में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से कुछ ही दूरी पर पश्चिम में स्थित है। तक्षशिला में विज्ञान, गणित, धर्म, कला और अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती थी। मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो देखिए क्या था मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, इंडिका। ये मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम था। देखिए मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मैगस्थनीज यूनानी था जिसे यूनानी शासक सेल्यूकस ने अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मैगस्थनीज ने इंडिका में भारतीय जीवन, परंपराओं, रीति रिवाजों का वर्णन किया है। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो देखिए किसने प्राप्त की? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, बिंदुसार ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। देखिए मौर्य साम्राज्य के राजा बिंदुसार ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। बिंदुसार को अमित्रघात या दुश्मनों का संहार करने वाला की उपाधि भी दी जाती है। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, 7 श्रेणियों में विभाजित किया है मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को। देखिए मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। कौन से 7 वर्ग है? तो देखिए दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद, ये 7 वर्गों में बांटा है मैगस्थनीज ने इंडिका में भारतीय समाज को। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, राजनीतिक नीतियों पर प्रभाव डाला गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। देखिए कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। वे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त के प्रशासकीय उपयोग तथा मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए की थी। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, आजीविकों ने बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था। देखिए बराबर की गुफाएं का उपयोग आजीविका संप्रदाय के सन्यासियों ने आश्रय गृह के रूप में किया था। इन गुफाओं को मखली गोशाल ने स्थापित किया था। किस अभिलेख से ये साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो देखिए किस अभिलेख से साबित हुआ है ये? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ये साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। देखिए रुद्रदामन के शिलालेख से ये साबित होता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनका जो साम्राज्य का विस्तार था वो पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। इस शिलालेख में बताया गया है कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में उनके राज्यपाल वैश्य पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो कौन सा है? देखिए तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, भाब्रू स्तंभ। सिर्फ भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। देखिए भाब्रू शिलालेख में ही मौर्य सम्राट अशोक ने खुद को मगध का राजा बताया है। इस शिलालेख में अशोक ने बुद्ध धम्म और संघ में अपनी आस्था का उल्लेख किया है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो
तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। 15 अधिकरणों में विभाजित है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में बटा हुआ है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 150 अध्याय और 180 विषय भी हैं। इस ग्रंथ में अर्थनीति, राजनीति, धर्मनीति, कार्यनीति, प्रशासन, कानून, मैत्री, युद्ध, रहस्य, जादू टोना और कूटनीति से जुड़ी जानकारी दी गई है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो देखिए किससे बना था चंद्रगुप्त का महल, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, लकड़ी का बना हुआ था चंद्रगुप्त का महल। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, तो देखिए कौन से शिलालेख में किया गया है, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। शिलालेख 13 में कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन किया गया है। देखिए कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। इस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के भयानक परिणामों का वर्णन किया है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज। देखिए प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया, तो देखिए कब पराजित किया था, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हराया था। यह युद्ध सेल्यूसिड मौर्य युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने एरिया हेरात, अराकोशिया कंधार, जैद्रोसिया काबुल, पेरिस मकराना और पेमियाई के भूभाग पर कब्जा किया था। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की, तो देखिए ये पूछा जाता है क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई थी। देखिए श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक मौर्य ने की थी। राजतरंगिणी में अशोक को श्रीनगर का पहला सम्राट बताया गया है। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, कालसी में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। देखिए उत्तराखंड के देहरादून जिले के कालसी में मौर्य सम्राट अकबर का शिलालेख है। यह शिलालेख टोंस नदी के किनारे स्थित है। मौर्य काल में एग्रेनोमाई किसे कहा जाता था, तो देखिए एग्रेनोमाई किसे कहा जाता था, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रेनोमाई कहा जाता था। देखिए मौर्य काल में अग्रेनोमाई का मतलब था सड़क के निर्माण से जुड़ा अधिकारी। अग्रेनोमाई नदियों की देखभाल, भूमि नापने, जलाशयों का निरीक्षण और नहरों की देखभाल करने का काम भी करता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, गूढ़ पुरुष के नाम से जानते थे गुप्तचरों को मौर्य काल में। देखिए मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचर दो प्रकार के होते थे, संस्था और संचरा। संस्था जो होते थे ये गुप्तचर एक ही जगह पर रहकर काम करते थे, जबकि संचरा ये गुप्तचर भ्रमणशील होते थे और जगह जगह जाकर काम किया करते थे। तो गूढ़ पुरुष कहा जाता है गुप्तचरों को मौर्य वंश में। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। तिस जो श्रीलंकाई शासक था उसने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी। श्रीलंका के शासक देवनाम प्रिय तिस सम्राट अशोक के समकालीन थे। उन्होंने अपने आप को अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में किस देश में ये पाया गया है, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, अफगानिस्तान में अशोक का अभिलेख पाया गया है। देखिए अशोक के शिलालेख भारत के अलावा अफगानिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान में भी पाए गए हैं। अफगानिस्तान में 2 शिलालेख स्थित हैं। कंधार शिलालेख द्विभाषी है जो ग्रीक और अरामी भाषा में लिखा गया है। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था,
तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। बिंदुसार के द्वारा ये आग्रह किया गया था। देखिए मौर्य वंश के दूसरे सम्राट बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक भेजने का आग्रह किया था। एंटियोकस ने अंजीर, शराब और दार्शनिक भेजने का आग्रह स्वीकार कर लिया, लेकिन दार्शनिक को छोड़कर अन्य सभी वस्तुएं ही उन्होंने भेजी थी। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा। उज्जैन का गवर्नर था बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक। देखिए बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन के राज्यपाल थे। उज्जैन मध्य भारत के अवंती प्रांत में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वाणिज्यिक केंद्र था। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो देखिए सीता क्या था मौर्य काल में? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। देखिए मौर्य काल में सीता का मतलब था शाही भूमि। इस भूमि से मिलने वाले राजस्व को ग्रामीण क्षेत्रों से भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। स्तंभ ये मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना है। मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना स्तंभ है। अशोक ने धम्म प्रचार के लिए देश के कई हिस्सों में करीब 20 स्तंभ बनवाए थे। ये स्तंभ बनारस के पास चुनार के बलुआ पत्थर से बने हैं। इनकी ऊंचाई 40 से 50 फुट है। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा। ए और बी दोनों, मतलब महेंद्र और संघमित्रा जो दोनों अशोक की संतान थी, इन दोनों को उन्होंने श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तिस्स को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। संघमित्रा को पवित्र बोधि वृक्ष का एक पौधा श्रीलंका के अनुराधापुरा ले जाने के लिए जाना जाता है। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो देखिए कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। सरेकूना या कंधार से द्विभाषीय अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के मानसहरा पाकिस्तान और शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो देखिए कौन सी लिपि प्रयोग हुई है उसमें? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खरोष्टी लिपि का प्रयोग इसमें किया गया है। अशोक के मानसहरा और शाहबाजगढ़ी के शिलालेखों में खरोष्टी लिपि का इस्तेमाल किया गया है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो देखिए कौन है वो? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अशोक, जिसका नाम देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी भी था। मौर्य सम्राट अशोक का नाम देवनाम प्रिय प्रियदर्शी भी था। देवनाम प्रिय का अर्थ है देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी का अर्थ है वह जो दूसरों के प्रति दयालुता का भाव रखता है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो देखिए कौन सा क्षेत्र नहीं था? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। श्रीलंका ये अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। देखिए अशोक के साम्राज्य की सीमाएं उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश से लेकर पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान तक। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था। देखिए अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले पहले अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप थे। जेम्स प्रिंसेप एक अंग्रेज विद्वान और पुरातात्विक थे। उन्होंने साल 1837 में अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो देखिए कौन से ग्रंथ में प्रयोग हुआ है ये शब्द? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। मुद्रा राक्षस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। वृषल शब्द के दो अर्थ होते हैं, धर्म लोपक यानी धर्म के प्रति उदासीन और सर्वश्रेष्ठ राजा।
अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल हैं। तो देखिए कौन से हैं वो 2 शिलालेख, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा और 13वां शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताता है। देखिए जो दूसरा शिलालेख है वो कहता है इसमें कलिंग युद्ध के कारण हुए पश्चाताप और शांति और नैतिक धार्मिकता को बढ़ावा देने की अशोक की प्रतिबद्धता का वर्णन है। इसमें जो 13वां शिलालेख है इसमें संगम साम्राज्य का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि अशोक ने चोल, पांडे और सत्यपुत्र जैसे क्षेत्रों में धर्म महामात्य भेजे थे। किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोचा या पॉलीब्रोथा कहा? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। मैगस्थनीज के द्वारा पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा जाता था। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। मिर्जापुर के समीप चुनार खदान से उसे निकाला गया। अशोक स्तंभ के लिए इस्तेमाल किए गए पत्थर मथुरा और वाराणसी के पास चुनार से निकाले गए। मथुरा के क्षेत्र से धब्बेदार लाल और सफेद बलुआ पत्थर लाए गए थे, वहीं वाराणसी के पास चुनार से बफ रंग के महीन दाने वाले कठोर बलुआ पत्थर लाए गए थे। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये किसकी उक्ति है? देखिए किसने कहा है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। मैगस्थनीज के द्वारा ये कहा गया था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते ये उक्ति प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनयिक मैगस्थनीज ने कही थी। उन्होंने द इंडिका और एन अकाउंट ऑफ इंडिया जैसी किताबें लिखी हैं और उसी में उन्होंने लिखा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह किस स्तंभ से लिया गया है? तो देखिए कौन से स्तंभ से लिया गया है ये? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। सारनाथ स्तंभ से लिया गया है अशोक चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ये स्तंभ सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व में बनवाया था। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया था। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। महास्थान बांग्लादेश और सुहागिरा उत्तर प्रदेश, इसमें विवरण मिलता है कि जब देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए गए थे। देखिए महास्थान अभिलेख और सहगोरा अभिलेख में मौर्य काल में अकाल और सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 5वां बृहत शिलालेख जिसमें अशोक ने कहा है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। अशोक ने अपने 5वें शिलालेख में घोषणा की थी सारी प्रजा मेरी संतान है। अशोक ने राजा और प्रजा के बीच पैतृक संबंध को बढ़ाने पर जोर दिया था। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए कौन था मौर्य वंश का अंतिम शासक? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। बृहद्रथ मौर्य, ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। देखिए मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। वह शतधन्वन का पुत्र था और 187 से 180 ईसा पूर्व तक उसने शासन किया। बृहद्रथ की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। पुष्यमित्र शुंग ने ही शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी। अब बारी है आज के क्विज की। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या विशाखदत्त? आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।